आप सभी का स्वागत है। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज शक्तिनगर सोनभद्र में कार्यरत हूँ। बच्चों, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा या देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है या पैदा होता है तो सभी लोग कुछ दिन बाद ये कहने लगते हैं कि जो है ये बच्चा अपनी माँ पर गया है, इसका रंग अपने पिता पर गया है, लंबाई कद काठी अपने मामा या दादा पर जाएगा। आखिर आप लोगों ने ये सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आज हम सभी जो है उसी प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है आनुवांशिकी तथा विविधता के सिद्धांत। बच्चों, माता पिता से कुछ संतान में बहुत कुछ लक्षण माता पिता से समानता होते हुए भी बहुत से लक्षणों में विभिन्नताएं होती हैं। वह लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचते हैं, बच्चों में पहुँचते हैं, उस लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। ऐसे लक्षणों का अध्ययन हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ मैं एक परिभाषा देना चाहूँगा बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण के माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने की प्रक्रिया या रीति या किसी एक आनुवांशिक लक्षण का उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम आनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आपने पिछली कक्षा में शायद ये पढ़ा होगा, नाम सुना होगा कि आनुवांशिकता के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता विज्ञान की नींव डाली। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के ईसाई धर्म के पादरी थे। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक अपना अध्ययन मटर के पौधे पर किया और कई निष्कर्ष प्रकाशित किए। सन 1866 ईस्वी में उन्होंने अपना रिपोर्ट विभिन्न जर्नल्स पत्रिकाओं में प्रकाशित किया, परंतु दुर्भाग्यवश सन 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 35 वर्ष पश्चात 3 वैज्ञानिक जर्मनी के कॉरेंस, हॉलैंड के डीवेरिस और ऑस्ट्रिया के स्मार्क ने अलग अलग प्रयोग किया और वही प्रयोग करने के बाद वही निष्कर्ष निकाले, वही निष्कर्ष प्रकाशित किए जो मेंडल ने काफ़ी वर्षों पूर्व निकाला था। अतः इस नियम को मेंडल या मेंडल के प्रयोग के नाम से हम जानते हैं। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडल ने मटर की जो है लंबाई को लेकर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जो है मटर के जो है लंबे और बौने पौधों के बीच में जो है क्रॉस कराया और यह पाया कि प्रथम पीढ़ी की जो सभी संतानें थीं वो सभी क्या हुई? लंबी उत्पन्न हुई। और इसका कारण ज्ञात करने के लिए उन्होंने प्रथम पीढ़ी की सभी संतानों या बीजों को एकत्रित किया और उसके बाद उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन पर स्वपरागण कराया और ये पाया कि उसमें सिर्फ जो है दूसरी पीढ़ी में लंबी संतान उत्पन्न हुई, लंबी पौधे उत्पन्न नहीं हुए, बौने पौधे भी उत्पन्न हुए। अतः मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए, जो नियम प्रकाशित किए, उसे मेंडल के नियम के नाम से हम जानते हैं। मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं, जैसे कहते हैं मेंडल का नियम।
पहला जो नियम है मेंडल का, वो है मेंडल की प्रभाविकता का नियम, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से ही जाहिर है, डोमिनेंस मतलब प्रभावी। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पादित होने वाले लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। जब मटर के एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया मतलब ये दो एक लक्षण लिया गया, क्या लक्षण लिया गया, उसके रंग को लेकर क्रॉस कराया गया। एक जो है लाल पुष्प लिया गया और दूसरा पुष्प क्या लिया गया, सफ़ेद पुष्प, और उसमें क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में केवल क्या हुआ, लाल पुष्प उत्पन्न हुआ। मतलब यहाँ पर लाल रंग ने क्या किया, सफ़ेद रंग को क्या किया, दबा दिया। क्यों दबा दिया, क्योंकि वो प्रभावी था। उसने जो लाल को सफ़ेद को, लाल ने सफ़ेद को क्या किया, दबा दिया। इसको एक क्रॉस के द्वारा हम समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाल पुष्प, इसको रेड फ्लावर बोलते हैं, सफ़ेद वाइट, इन दोनों के बीच में क्या किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। पर क्यों बोला गया कि दो अलग अलग पुष्प हैं, जो लाल है और सफ़ेद है। और प्रथम पीढ़ी, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो पुष्प उत्पन्न हुआ वो क्या था, लाल था, इसलिए इसको क्या, ये क्या हुआ, लक्षण हुआ, प्रभावी लक्षण हुआ। इसलिए मेंडल ने अपने पहले नियम को प्रभाविकता के नियम के नाम से जानते हैं। मेंडल के प्रथम नियम को प्रभाविकता के नियम के नाम से जानते हैं, या लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद मेंडल का जो दूसरा नियम है, इसको आप जो है लाल और सफ़ेद में भी कर सकते हैं, लंबे और बौने पौधे पर भी आजमा सकते हैं। जब मेंडल ने जो है लंबे और बौने पौधे में भी क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी की जो सभी संतानें उत्पन्न हुई वो क्या हुई, लंबी हुई। यहाँ लंबापन ने बौनेपन को क्या किया, दबा दिया। इसलिए ये लंबापन क्या हुआ, प्रभावी हुआ, और जो है बौना पौधा क्या हुआ, अप्रभावी हुआ। इसलिए इसको क्या बोले, प्रभाविकता का नियम बोले। अब आइए, दूसरा जो नियम होता है मेंडल के पृथक्करण का नियम। पृथक मतलब अलग अलग होना, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी मतलब शुद्धता, या तीसरे नाम से जानते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं हम, जो है लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। देखिए हाइब्रिड कैसे टूटता है, हाइब्रिड मतलब क्या, संकर। संकर मतलब दो जो है लक्षण एक साथ रहे, उसको बोलते हैं संकर लक्षण बोलते हैं। देखिए कैसे क्या हुआ। आप जानते हैं कि जब जो है मेंडल के प्रथम नियम में जब लाल और सफ़ेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराया गया, पर परागण कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी की सभी संतान क्या उत्पन्न हुई थी, लाल उत्पन्न हुई थी। फिनोटिपिकली, अभी हम बताएंगे आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, आगे मैं बताऊंगा। अभी जो है फिनोटाइप, तो जो सभी पुष्प उत्पन्न हुए वो क्या उत्पन्न हुए, वो लाल उत्पन्न हुए। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, इनके बीजों को एकत्रित किया और लाल पुष्पों के बीच में क्या कराया गया, स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया, सेल्फिंग कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और देखिए क्रॉस कैसे होता है, इस आर को इस आर के साथ क्रॉस कराया तो आर आया, इस आर को इस छोटे वाले आर के साथ क्रॉस कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस छोटे आर को जो है, इस छोटे तो ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस आर को इस आर से कराया गया है तो क्या आया है, स्मॉल आर स्मॉल आर आया। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो हुआ, फिनोटिपिक मतलब जो लक्षण बाहर से दिखता हो। जैसे मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ, मेरा लंबाई क्या है, कद काठी क्या है, रंग क्या है, ये मेरा फिनोटाइप है। तो ये बाहर से तीन पौधे, आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, ये क्या तीन पौधे क्या हुए, ये तीन पौधे लाल उत्पन्न हुए और एक पौधा क्या हुआ, सफ़ेद उत्पन्न हुआ। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो मेंडल कहा जाता है। मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, वो है 3 संबंध है या 3:1।
इसके बाद जीनोटिपिक रेशियो क्या है? जीनोटिपिक मतलब जब हम किसी के जेनेटिक लेवल पर अगर जाके उसका अध्ययन करते हैं, उसके जीनीय स्तर पर जाकर अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। देखिए जीनोटिपिक यहाँ पर क्या, एक पौधा जैसे कैपिटल आर कैपिटल दोनों है, तो ये क्या शुद्ध लाल इसको बोले। इसमें क्या हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें मतलब लाल भी छिपा हुआ है और सफ़ेद भी छिपा हुआ है, यहाँ भी लाल भी छिपा हुआ है और सफ़ेद भी छिपा हुआ है, तो दो पुष्प अशुद्ध लाल हुए। और यहाँ पर स्मॉल आर मतलब दो पौधे शुद्ध जो है क्या हुए, सफ़ेद, एक पौधा शुद्ध सफ़ेद हुआ। तो इसका जो है जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, या हिंदी में एक संबंधे दो संबंधे एक। तो मेंडल के नियम में जो है जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:1। इट इज क्लियर? नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। मेंडल का तृतीय नियम वो क्या है, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ये देखिए मेंडल के जो दो नियम थे, पहले नियम और दूसरा नियम, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकर क्रॉस। मेंडल ने एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया था। लेकिन जो मेंडल का जो तृतीय नियम है वह क्या है, वह जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है। इन मेंडल ने इसमें जो है दो लक्षण को लेकर क्रॉस कराया। तो मेंडल के इस नियम में क्या कहा गया कि जब मेंडल ने जो है दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी में जो है प्रभाविकता के नियम का पालन हुआ और युग्मक बनने में, गैमेट्स बनने में क्या हुआ, पृथक नियम का प्रयोग हुआ। लेकिन प्रत्येक आनुवंशिक इकाई स्वतंत्र लक्षण या स्वतंत्र होकर अपना लक्षण प्रदर्शित करती है। ये पॉइंट मार्क करने वाली चीज़ है। ये कह क्या रहा है, इसको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक आनुवंशिक इकाई स्वतंत्र होकर अपना स्वतंत्र प्रदर्शन प्रदर्शित करती है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, देखिए मेंडल ने जो यहाँ पर गोल और पीला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राउंड एंड येलो, और दूसरा बीज क्या लिया, झुर्रीदार तथा हरा, इसको बोलते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसको इसके जो है गुणसूत्र को हमने RR कैपिटल R YY से प्रदर्शित किया। इसके जीन्स को प्रदर्शित किया आपके गुणसूत्र को स्मॉल RR स्मॉल YY। जब इसके बीच में क्रॉस कराया गया तो प्रभाविकता के नियम के अनुसार जो प्रथम पीढ़ी की जो सभी संतानें उत्पन्न हुई वह क्या प्रदर्शित कर रही हैं, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, मतलब ये गोल और पीला, यहाँ प्रभाविकता का नियम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बीजों को एकत्रित किया गया और इसे जब युग्मक बने जो है, इसमें जो चार प्रकार के युग्मक इस देखिए इसमें चार प्रकार का युग्मक जो है बना। कौन कौन सा, चार प्रकार का, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y। इसी तरह इससे भी जो है चार प्रकार के युग्मक बने जो है कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल Y स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y। इसके बाद ये चेकर बोर्ड, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। इस तरह का चौकोर खाना हम खींचते हैं, चार जो है ये जो है लाइन जो है इसे वर्टिकल और चार जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बांटते हैं। इसको क्रॉस कराते हैं, एक को मानते हैं मेल गैमेट्स नर युग्मक और एक को मानते हैं फीमेल गैमेट्स, दो युग्मक के युग्मक हैं। अब इसको क्रॉस कैसे कराते हैं, इस R कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y को इस कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y से क्रॉस कराए तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये गोल और पीला। इसी तरह यहाँ पर भी क्रॉस कराए तो यह क्या हुआ, गोल और पीला। इसी तरह यहाँ पर क्रॉस कराए तो कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y, ये भी क्या हुआ, गोल और पीला, गोल और पीला। इसका फिर क्रॉस इन चारों से कराइए, ठीक है, जो आया आपका गोल और पीला, गोल और हरा, गोल और पीला, गोल और हरा। यहाँ पर इस स्मॉल R का कैपिटल Y का इससे क्रॉस कराए, ठीक है, तो ये चारों से फिर क्रॉस कराइए तो जो लक्षण आया जो है गोल और पीला, झुर्रीदार और पीला और झुर्रीदार और पीला। और स्मॉल R स्मॉल Y का जो है क्रॉस इन चारों से कराया तो कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y जो लक्षण आया वो गोल और पीला, गोल और हरा, झुर्रीदार और पीला और झुर्रीदार और हरा। इस चेकर बोर्ड से मैं ये समझाना चाहता हूँ, मेंडल ने ये समझाया कि प्रत्येक आनुवंशिक इकाई पृथक होकर अपना लक्षण प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो 9:3:3:1 आया, मतलब 9 पौधे जो है वो क्या हुए, गोल और पीला। देखिए इसमें मैं जो त्रिभुज एक मैंने बनाया है, 9 पौधे क्या हुए, गोल और पीले। 3 पौधे क्या हुए आपके जो है
वह गोल और हरा हुए। कैसे हुए? गोल और हरा हुए। और 3 पौधे जो है कैसे हुए, वो आपका जो बीज कैसे हुए, वो है झुर्रीदार और पीला हुआ। और एक जो है बीज कैसा उत्पन्न हुआ, वो झुर्रीदार और हरा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्रॉस मैंने किससे कराया? गोल और हरे से कराया, राउंड एंड येलो से, पीले से कराया, राउंड एंड येलो से कराया, और झुर्रीदार और हरा मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन से कराया। लेकिन कोई लक्षण एक साथ बंध के नहीं रहा, ये लक्षण स्वतंत्र हैं, किसी के साथ जाने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। मतलब गोल और पीला जैसा जरूरी नहीं कि गोल जो है हमेशा पीला के साथ ही रहे, गोल जो है हरा के साथ भी आ सकता है, झुर्रीदार पीला के साथ भी आ सकता है। तो प्रत्येक अनुवांशिक इकाई क्या है? अपने स्वतंत्र होकर अपना लक्षण को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं जो है। इट इज क्लियर? तो मेंडल का जो 3 नियम आप लोगों ने पढ़ा, पहला नियम जो है क्या था? मेंडल की प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम मेंडल के पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो है नियम जो है तीसरा नियम स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। ये 3 नियम आप जो है मेंडल के नियम के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद मैं आता हूं जो है अगला जो है मनुष्य का गुणसूत्र प्रारूप। गुणसूत्र प्रारूप कि मनुष्य प्रारूप मतलब मनुष्य में गुणसूत्र कैसे व्यवस्थित होता है। मानव जाति में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी ये अध्ययन किए होंगे 9 और 10 में कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, और अपने जोड़ीदार के साथ समजात होते हैं। अतः इन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं, समजात होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र बोलते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र, जो स्त्रियों और पुरुषों में क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम्स या विषमजात गुणसूत्र इसको कहते हैं। स्त्रियों में ये गुणसूत्र समजात और कुछ लंबे छड़ी नुमा होते हैं। इन्हें यक्स, कैपिटल यक्स संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार स्त्रियों के 23वें जोड़े गुणसूत्र को यक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? जो 23वां जोड़ा क्या होता है? स्त्रियों में यक्स होता है, इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं जो है। ठीक है, इस प्रकार। और पूरे गुणसूत्र समूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 44A प्लस XX। 44 क्या है? गुणसूत्र। A क्या है? ऑटोसोम। मतलब 44 ऑटोसोम है जो है समजात हैं। और ये देखिए 44, 45, 46 हो गया ना पूरा 46। इसके बाद द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पुरुषों में 23वें जोड़े गुणसूत्र को समजात नहीं होते हैं। पुरुषों में देखिए इसमें समजात, स्त्रियों में 23वां जोड़ा भी समजात होता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है? ये समजात नहीं होते, ये विषमजात होते हैं। वही समझा रहा है यहाँ पे। 23वां जोड़ा गुणसूत्र समजात नहीं होता है। इनमें से एक तो स्त्रियों के यक्स गुणसूत्र के ही समान होता है, परंतु इसका जोड़ीदार या साथी गुणसूत्र भिन्न प्रकार का होता है, काफ़ी छोटा होता है और भिन्न आकृति का होता है। इस गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? वाई गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब यक्स गुणसूत्र जो है वाई गुणसूत्र जो है यक्स गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है और हल्का भी होता है। यहाँ लिखा नहीं लेकिन बताएंगे आगे आपको, हल्का भी होता है। इस प्रकार पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र को हम एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज क्लियर? आगे बढ़िए। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे इस फिगर के द्वारा। देखिए मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो मालूम है कि जो है पुरुषों में जो है 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? यक्स वाई होता है। स्त्रियों में आपको मालूम है कि 23वां जोड़ा भी क्या होता है? यक्स एक्स होता है। जब इसको क्रॉस उसी तरह मेंडल जैसा इसको भी क्रॉस कराएंगे तो आपका क्या होगा? ये आपका यक्स एक्स होगा। यक्स इस यक्स को इस यक्स के साथ क्रॉस कराए तो क्या हुआ? यक्स एक्स हुआ। इस यक्स को इस एक्स के साथ कराए तो ये क्या हुआ? यक्स एक्स हुआ। इस वाई को इस एक्स के साथ क्रॉस कराए तो क्या हुआ? एक्स वाई हुआ। इस वाई को इस एक्स के साथ क्रॉस कराए तो क्या हुआ? एक्स वाई हुआ। तो लिंग निर्धारण में जो है मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो 50% जो संभावनाएं होती हैं वो लड़की होने की होती है, और जो
और जो है जो 50% जो संभावनाएं जो होती हैं वो लड़का होने की होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे, समाज में जो है पुरुषों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से थोड़ी अधिक होती है। आप जब सेंसस देखेंगे जो है, आखिर सोचा है, मतलब हल्का सा मैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान की चीज़ डालना चाहता हूँ। आपको पहले ही मालूम है कि जो वाई गुणसूत्र होता है वह एक्स गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है और हल्का भी होता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है, जब उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जो फ्यूज होते हैं, तो क्या होता है, वाई जो क्रोमोसोम होता है इजीली क्या करता है, एक्स गुणसूत्र से क्या होता है, फर्टिलाइज कर जाता है। इसलिए ये जो है पुरुषों की संख्या जो है समवाट थोड़ी सी जो है क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो मनुष्यों में आपका जो है लिंग निर्धारण जो है। ठीक है, ये आपका गुणसूत्र का एक चित्र मैंने आपको दिया है। ये गुणसूत्र इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है इसको जो है स्यूडो ऑटोसोमल रीजन बोलते हैं, पार रीजन बोलते हैं, हल्का सा जान जाइए। इसको SRY रीजन, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन बोलते हैं। इसको जो है यूक्रोमेटिन बोलते हैं इस रीजन को। इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट एरिया होती है, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है आपका देखिए डार्क कलर लिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये भी क्या है, आपका पार रीजन है। आपका ये क्या है, PAR पार जो है, ये पार रीजन ही, PAR पार रीजन, स्यूडो ऑटोमल रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो है लिंग संगलन गुण के बारे में। आपको जो है लिंग, मनुष्य में लिंग संगलन गुण तथा इसकी वंशागति, जो हमारा टॉपिक मनुष्य में लिंग संगलन गुण तथा इसकी वंशागति। लिंग संगलन गुण, पहले आपको बताना चाहूंगा कि लिंग संगलन, सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होता है। वह कैरेक्टर, वह जो है गुण जो है सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, वह क्या होता है, लिंग संगलन गुण कहते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर होता है सिर्फ वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, वाई पर नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो लिंक सेक्स लिंक कैरेक्टर होता है वह एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, वाई पर नहीं होता है। इसकी खोज जो है मनुष्य में ऐसी वंशागति की खोज आपका TH मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 से 1911 में मक्खी पर किए। अपने प्रयोग द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष, कुछ गुण निकाला, लिंग संगलन गुण के बारे में जानकारी दी। ठीक है, मानव के दुर्बल यक्ष संलग्न लक्षणों में वर्णांधता और हीमोफीलिया के रोग प्रसिद्ध हैं। हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रकरण का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वह हीमोफीलिया और वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दो जो है क्या है, लिंग संगलन गुण है जो है। इसकी वंशागति कैसे होती है हम आगे आप इसको समझाएंगे जो है। तो दो जो है लिंग संगलन गुण होते हैं, कौन कौन से, हीमोफीलिया और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए इसकी वंशागति कैसी थी, वर्णांधता अबलिक हीमोफीलिया की वंशागति। देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको जो है समझाएंगे आपको कि इसकी जो है इसको कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जो है एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि एक अगर पुरुष का विवाह, एक जो है पुरुष का विवाह जो है वर्णांधता से ग्रसित है, जो वर्णांधता से ग्रसित है, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से कराई जाती है जो क्या है, सामान्य है, तो उससे होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में वर्णांधता का प्रतिशतता बताइए या वर्णांधता की स्थिति बताइए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखिए क्या होता है कि जो है पुरुषों में जो है क्या होता है, देखिए आपने बोला था पहले कि जो लिंग संगलन गुण होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई पर नहीं। तो जिस पर होता है उस पर क्या करते हैं, अंडरलाइन नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्स के नीचे क्या किया, अंडरलाइन, मतलब ये पुरुष क्या है, पीड़ित है, वाई पर नहीं होता है। यहाँ पर स्त्री क्या है, केस में समान है, तो इस दोनों में क्या अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे, ये समान स्त्री हुई। और जब इन दोनों का विवाह हो गया तो इससे होने वाली संतान कैसी होंगी उसका जो है मैं बताना चाहूँगा, प्रिडिक्ट करना चाहूँगी उनकी होने वाली संतान कैसी हो सकती है। देखिए उसी तरह मेंडल से क्रॉस कराए थे, इस सेक्स का इस सेक्स से क्रॉस कराए तो क्या हुआ, एक्स नीचे जो है आपका बार, ये आपका जो है इस सेक्स का इससे कराया आपका एक्स बार, ये आपका एक्स हो गया, इसका इससे क्रॉस कराया एक्स वाई, इसका इससे क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक्स वाई। आप देखेंगे ये क्या होगी, लड़की होगी, लेकिन इसके दोनों पर होगा तो वो जो है क्या होगी, वर्णांधता से पीड़ित होगी। लेकिन यहाँ पर एक है
तो इसको बोलते हैं कैरियर। ये लड़की कैसी हुई? कैरियर हुई, वर्णांता की कैरियर हुई, जो वाहक हुई। ये लड़की कैसे हुई? यक्स, देखिए इसके एक ही यक्स के नीचे आपका जो है अंडरलाइन है, इस पर नहीं है। ये भी क्या हुई? कैरियर हुई। यहाँ पर क्या हुआ? ये लड़का उत्पन्न हुआ यक्स वाई, कहीं नहीं अंडरलाइन नहीं, यक्स पे अंडरलाइन नहीं है, तो ये लड़का क्या हुआ? सामान्य हुआ। क्या हुआ? सामान्य हुआ, ठीक है। और ये भी लड़का क्या हुआ? सामान्य हुआ। तो इससे उत्पन्न होने वाली सब में जो है क्या हुआ? दो लड़कियां, जो 50% लड़कियां थी वो क्या हुई? वर्णांता या हीमोफीलिया की क्या हुई? वाहक हुई। और जो है दो लड़के क्या हुए? समान हुए, जो है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है आप जो है ले सकते हैं, आप जो है दूसरे एक पुरुष जो वर्णांता से पीड़ित है, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से करा दी जाती है जो क्या है? हीमोफीलिया या वर्णांता की क्या है? वाहक है। उसका भी आप क्रॉस अगर उसी तरह कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? दोनों यक्स पर क्या है? आपका अंडरलाइन है। इसको ये क्या? ये लड़की क्या हुई? वर्णांता या हीमोफीलिया से पीड़ित हुई। यहाँ पर ये लड़की क्या है? वर्णांता या हीमोफीलिया की वाहक है, क्योंकि एक ही यक्स पर आपका जो अंडरलाइन है। ये लड़का क्या हुआ? वर्णांता का से पीड़ित हो गया, क्योंकि यहाँ पर यक्स अंडरलाइन है। ये लड़का क्या हुआ? कोई अंडरलाइन नहीं, इसलिए वर्णांता, ये लड़का क्या हुआ? समान। तो इससे होने वाली जो संतान हुई 50% लड़कियों में जो 25% लड़की क्या हुई? अब वर्णांता से पीड़ित हुई, 25 क्या हुई? कैरियर हुई। 50% लड़कों में जो है 25% लड़के जो है क्या हुए? आपके वर्णांतता से जो है क्या हुए? पीड़ित हुए। और जो है जो शेष बच्चे हैं वो क्या हुए? समान पैदा हुए। और भी आप केस ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ रुधिर वर्ग की जो है वंशागति, और मैं आता हूँ क्या? रुधिर वर्ग। आपको मालूम है मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, दूसरा क्या होता है? बी होता है, ठीक है। ए में आपका एंटीजेंस क्या होते हैं? कैपिटल ए होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल बी होता है। बी में एंटीजेंस क्या होता है? कैपिटल बी होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल बी। आपका ए बी में एंटीजेंस क्या होता है? कैपिटल ए बी। और एंटीबॉडी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसको क्या होते हैं? ए बी को आपको सबको मालूम है कि यूनिवर्सल इसको क्या करते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं या सर्वग्राही बोलते हैं। और जो लास्ट ब्लड ग्रुप है वो ओ ब्लड ग्रुप, इसमें जो है जो क्या होता है? ओ क्यों बोला गया? इसको शून्य ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, इसलिए इसमें कोई एंटीजेंस नहीं होता है। और एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल ए बी होता है, और इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आरएस फैक्टर के बारे में। ये रेसस मंकी में पहले पाया गया, जिसमें आरएस फैक्टर उपस्थित होता है उसको वो उस ब्लड ग्रुप बोलते हैं आरएस पॉजिटिव, और जिसमें आरएस फैक्टर नहीं होता उसको बोलते हैं आरएस निगेटिव। तो ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होती है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ कि एक पुरुष जिसका विवाह, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसी स्त्री से कराई जाती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो उसको ऐसे क्रॉस कराते हैं। इसके आगे ओ लिख दीजिए, बी के आगे ओ लिख दीजिए, और मेंडल द्वारा ये क्रॉस कराइए। देखिए क्या हुआ? ए बी हो गया, ये ए ओ हो गया, ये बी ओ हो गया, ये क्या हुआ? ओ हुआ। तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान क्या होंगी? उसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह और भी क्रॉस होते हैं। इसके बाद जो मैं आप लास्ट में कुछ आपको अभ्यास प्रश्न देना चाहूँगा बच्चों, जो आप जो है कुछ अभ्यास प्रश्न आपको देना चाहूँगा। मेंडल के नियम बताइए, मेंडल के नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीनों नियम के बारे में बताएंगे और क्रॉस बताएंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग संगण गुण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। रुधिर वर्ग से आप क्या वंशागति का विस्तृत वर्णन कीजिए। आप जो है रुधिर वर्ग के बारे में पूरा चार्ट बनाइए। केस आप कई दे सकते हैं कि अगर किसी मनुष्य पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से कर दिया जाए कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसी स्त्री से कर दिया जिसका जो ब्लड ग्रुप बी है, उनको क्रॉस दिखा के आप जो है इसको शो कर सकते हैं, जो है, ठीक है। यहाँ पर इस नियम में तीनों नियम के बारे में बताइए। जिसके बारे में पूछा गया है प्रभाविकता के नियम के बारे में, उसको आप जो है लाल और सफ़ेद पुरुष के बारे में क्रॉस करके बता सकते हैं। लंबे और बौने पौधे के बारे में आप क्रॉस करके बता सकते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण जैसे मैंने बताया है, स्त्री और पुरुष का जो है, स्त्री और पुरुष में कैसे कैसे होता है, लिंग गुण सूत्र XX और XY में क्रॉस करके बताइए, उसका विस्तृत वर्णन आप करिए। लिंग संकलन गुण से आप क्या समझते हैं बता दीजिए। वह गुण जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है उसको लिंग संकलन गुण कहते हैं। आप दोनों के बारे में, हीमोफीलिया और वर्णांता के बारे में आप जो है विस्तृत रूप से बता सकते हैं, अलग अलग लेके बता सकते हैं। पहले आप वर्णांता को लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस को लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और भी दे सकते हैं कि इस जो है कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति का सरकारी नौकरी में जो है, कुछ सरकारी नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर इस पर इनका चयन नहीं होता, जैसे रेलवे हुआ और भी डिफेंस और जो है
सैनिक में इसकी भर्ती नहीं हो सकती, जो मेरा पिछले जो है टॉपिक में भूल गया था। और रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसकी वंशागति कैसे होती है मैंने आपको बताया, कई केस ले सकते हैं। अभी तो मैंने ए बी को दिखाया, इसके बाद जो है आपको जो है कई और भी मैं इसको जो है दिखाया था, जो है उसको भी आप ले सकते हैं। आशा है बच्चों कि आप सभी लोग जो है इस प्रकरण जो मैंने लिया अनुवांशिकी और उसके सिद्धांत से आप जो है अच्छी तरह भली भांति परिचित होंगे।